Hello दोस्तों, I hope you all are doing good. So today in this video we are going to start the first chapter of your economics book. ठीक है, यानी अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है उसे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका जो नाम है चैप्टर का द ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है, ओवरव्यू लेके हम इंडियन इकोनॉमी का कि कैसी है इंडियन इकोनॉमी, और इस जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, इसमें हम बात करेंगे जो इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स है ना, लाइक ऑल द फीचर्स। ठीक है, फीचर्स के बारे में बात करेंगे काफी डिटेल में। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं बिना समय गवाए। बट आपका काम क्या बनता है यहाँ पर, आपको देखिए वीडियो देखनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, बिकॉज आई एम गोइंग टू कंप्लीट ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ योर इकोनॉमिक्स बुक। ठीक है, हर एक चैप्टर को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, हर एक चीज बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, एक एक चीज आपको बताने वाला टॉपिक के बारे में, तो आपको बस देखना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू। Now, before we start the video, before we start our classes, let me tell you something. I will give you a brief background, brief or we can say short background, like what has been the economy of India. ठीक है, और हम थोड़ा सा एंशियंट में जाकर देखेंगे, मिडाइवल में जाकर देखेंगे, देन वी कम टू द प्रेजेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आकर हम देखेंगे क्या चीजें चल रही हैं ना। हम ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वी नो इट ऑलरेडी नाउ। फिर भी फिर भी हम एक बार जो है ना देख लेते हैं कि क्या चीजें रही हैं क्या चीजें नहीं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लाइक एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ना, जो पीरियड था काफी एकदम फ्लरिशिंग इकोनॉमी हुआ करती थी। अगर मैं बात करूं जो हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था, उससे पहले तो स्टोन एज चल रहा था। ठीक है, स्टोन एज में भी काफी सारे पीरियड थे। अब उस चीज को हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। ठीक है, अगर हम उस चीज के अलावा बात करें तब हमारे पास आता है एक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या हुआ करता था, इसको हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पर हुआ करती थी, वेयर इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड देयर। ठीक है, यानी हम आज के समय अगर बात करें तो पाकिस्तान में, प्रेजेंट पाकिस्तान और सम साइट्स आर लोकेटेड इन इंडिया एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, जो इकोनॉमी थी यहाँ की बहुत ज्यादा फ्लरिश थी। दे वर ट्रेडिंग विद दी फॉरेन कंट्रीज, और हम कह सकते हैं फॉरेन सिविलाइजेशन, जैसे कि हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और जो हमारे इजिप्शियन सिविलाइजेशन हुआ करते थे, तो इनके साथ भी ट्रेड वगैरह हुआ करती थी। ठीक है, अभी यहाँ पर जो इकोनॉमी के साथ साथ यहाँ का जो एक तरीके से बोल सकते हैं पूरा का पूरा सिस्टम जो हुआ करता था इकोनॉमी का, काफी फ्लरिशिंग था। ठीक है, अच्छी खासी ट्रेड यहाँ पर चला करती थी, सोने चांदी वगैरह सब चीज हुआ करती थी। ठीक है, वी हैव सर्टेन एविडेंसेस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग टू प्रूव एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हमने देखी। अब एक और चीज यहाँ पर हमें समझनी है, ये तो हमने हड़प्पन सभ्यता की बात करी, देन वी केम टू नो कि हाँ, जो चीजें थी ना अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ चलने लगी, मतलब चीजें डेवलप हो रही थी धीरे धीरे। लाइक ऑल ऑफ अ सडन मॉडर्नाइजेशन नहीं आ चुका था वहां पर। ठीक है, यहाँ पर चीजें धीरे धीरे चली, जैसे कि एंशियंट, फिर मिडाइवल, फिर हमारा मॉडर्न। देखिए, अब यहाँ पर हिस्ट्री की मैं अगर बात करूँ तो एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न में हमने बांट रखा है, बट दीज आर जस्ट फॉर स्टडी सेक। ठीक है, यहाँ पर ये जो ना एक्चुअल डिवीजन नहीं है। ठीक है, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद हमने देखा कि काफी सारे जो महाजनपद वगैरह थे, ठीक है, वो उभर कर आने लगे। फिर उसके बाद हमने काफी बड़े बड़े जो एम्पायर थे वो भी देखे कि वो भी उभर कर आने लगे। उनके समय में जो ट्रेड वगैरह थे फॉरेन कंट्रीज के साथ साथ, उनकी इकोनॉमी कैसे मेंटेन हो करती थी, क्या चीज चलती थी, कौन सा सिस्टम वो अपनाते थे, मतलब ऑल ऑल द थिंग्स वर गोइंग गुड, गोइंग वेल। ठीक है, देखिए आपने तो खैर स्टडी अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा ऑलरेडी। ठीक, अगर नहीं पढ़ी है देन यू मस्ट रीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट वाई, कि आपको पता चल सके हाँ कैसे हुआ करती थी। ठीक है, जैसे कि हमारे जो ट्रेड हुआ करती थी वो, जो हमारे अगर हम बर्मा की बात करें तो बर्मा यानी म्यांमार, टुडे उसको बर्मा म्यांमार बोला जाता है, पहले वो बर्मा था। ठीक है, फिर अनुराधपुरा हुआ करता था, अनुराधपुरा यानी सिलोन, सिलोन की बात करो श्रीलंका, जैसा हम प्रेजेंट डे में श्रीलंका बोलते हैं। ठीक है, और हमारा साउथ ईस्ट एशियन एम्पायर हुआ करते थे, वहां पर ट्रेड हुआ करती थी, चाइना के साथ ट्रेड हुआ करती थी। ठीक है, तो वहां पर हमने देखा कि काफी ज्यादा जो ट्रेड वगैरह थी अच्छी खासी चल रही थी वहां से।
धीरे 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 चीजें जो है ना काफी सारे नए नए सिस्टम उभर कर आते हैं, मनसबदारी सिस्टम वगैरह वगैरह, फेडरल सिस्टम वगैरह भी हुआ कर देते हैं, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर हुआ कर देती है, वो सोसाइटी से भी चीजें करना, मगर हम यहाँ पर ट्रेड की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो काफी अच्छी खासी चल रही थी। ठीक है, अब धीरे 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 हम जो है ना मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, चीजें आ जाती है प्रेजेंट काल में। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट काल से 2-3 साल, 200-300 साल पहले जो है ना हमारे जो ऊपर हमारे यानी पूरे इंडिया पर जो ना ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था, ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो हमारे इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, उन्होंने भी काफी सारे रवितवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट और काफी सारे जो अपने जो सेटलमेंट वगैरह लेकर, आपने जो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेकर आए, सो दैट कि इंडिया को आसान तरीके से गवर्न करा जा सके। ठीक है, अब उन्होंने काफी सारे जो इकोनॉमी में भी फेरबदल करे हो, काफी सारी उन्होंने चीजें इंट्रोड्यूस भी करी, काफी सारी चीजें नहीं भी करी, वो आपकी चीजें नहीं है, बट मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ कि हाँ ये सारी चीजें भी उनके द्वारा ये करा गया था। ठीक है, मगर हाँ देखिए उनकी जो पॉलिसी हुआ करती थी, मर्केंटलिस्ट पॉलिसी हुआ करती थी। देखिए इंपीरियलिज्म भी रहा, मर्केंटलिज्म भी रहा, ये दोनों मिक्स हो गए बाद में। ठीक है, वो चीजें आपके ऊपर से जाएंगे अगर मैं बताने नहीं लगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उनका एक स्वभाव रहा था इंडिया को एक्सप्लॉइट करना, इंडिया का शोषण करना। तो यहाँ पर उन्होंने यही चीज अपनाई थी कि यहाँ से रॉ मटेरियल लिया जाए और अपने कंट्री में जाकर वहां पर बेचा जाए, और वहां पर जो ना उसको मैन्युफैक्चर करा जाए, उससे जो फाइनल प्रोडक्ट है उसे लेकर आया जाए, और यहाँ पर जो इंडिया को मार्केट बनाया जाए, मतलब हमारी चीज ले जाकर हम ही को बेचना। ठीक है, ये सारी चीज पॉलिसी जो है ना ये उनके द्वारा करी गई थी, बहुत ज्यादा शोषण करा गया था इंडिया का। फिर आते हमारी इकोनॉमी प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में देखिए, प्रेजेंट टाइम में 1945 और 1950 के अराउंड जो है ना हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड वो सॉरी यूनियन यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी वो 1945 में। ठीक है, उसी समय पर हमने देखा था कि जो हिरोशिमा नागासाकी वर्ल्ड वॉर सेकंड वगैरह चल रहे थे, और लेटर ऑन वी केम टू नो कि हमारे इंडिया को आजादी मिल जाती है 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, नाउ हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, लीडर थे, वो जो है ना उन्होंने एक चीज अपनाई थी, वहां पर जो ना जो पूरे का पूरा संसार था वो दो गुटों में बटा हुआ था, वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। वन वाज द सोवियत यूनियन, जिसको हम यूएसएसआर बोला करते थे, यूनाइटेड यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, और दूसरा था हमारा यूएसए। यूएसए के साथ जो जितने भी देश थे वो सारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करा करते थे। ठीक है, कैपिटलिज्म आपको पता होना चाहिए, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे। कैपिटलिज्म एक पूंजीवादी है जहां पर जो ना फ्री ट्रेड को ज्यादातर उसको बढ़ावा प्रमोट करा जाता है। ठीक है, बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यही होता है। ठीक है, अब जो यूएसएसआर था उसने सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाई थी। ठीक है, मार्क्स के आइडियाज को उसने वहां पर इम्प्लीमेंट करा था, तो उसकी सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी जितनी पावर रहेगी वो सब स्टेट के हाथ में रहेगी। ठीक है, स्टेट ओनरशिप होगी ज्यादातर। ठीक है, वहां पर जो प्रोमिनेंट लीडर आए थे जैसे कि लेनिन, स्टालिन वगैरह आए थे। ठीक है, अब यूएसए में भी काफी सारे जैसे रूजवेल्ट और जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हुआ करते थे वो भी आए थे। ठीक है, तो ऐसे ही काफी सारे जो प्रोमिनेंट लीडर अमेरिका में भी उभर कर आए। ठीक है, अब अमेरिका तो अगुवाई कर रहा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, और जो जो यूएसएसआर था वो अगुवाई कर रहा था सोशलिस्ट इकोनॉमी की। अब जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया के पास ये दोनों ऑप्शन थे कि वो दोनों में से एक गुट को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, बट लेटर ऑन इंडिया इन्वेंटेड समथिंग न्यू। ठीक है, अब वो था नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट। उसने क्या करा, एक नया ही गुट की जो नए नए देश उभर कर आ रहे थे ना, जो कॉलोनाइज थे पहले, जो ब्रिटिश के द्वारा या फिर अनदर जो कंट्रीज थी, उन्होंने उनको कॉलोनी बनाकर रख रखा था, तो वो अब आजाद हो रहे थे। तो धीरे धीरे उन्होंने भी उभर कर आने लगे, तो उनकी अगुवाई करी इंडिया ने, और इंडिया के जैसे काफी सारे देशों ने, जैसे कि साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब उन्होंने अगुवाई करी तो वो नैम का पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, उन्होंने ना तो अमेरिका को ज्वाइन करा ना ही यूएसएसआर को, वो नैम के भागीदारी यानी नैम के मेंबर बने। ठीक है, अब नैम का एक अलग ही आइडियोलॉजी थी। अब देखिए यहाँ पर जो ना सारी चीजें अपनी तरीके से चलाई जा सकती है। इंडिया सोवेरियन कंट्री है। ठीक है, इंडिया सोवेरियन कंट्री है, ये अपने डिसीजन खुद ले सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया ने क्या करा कि दो प्रकार की इकोनॉमी को आपस में मिक्स कर दिया, और हमने मिक्स इकोनॉमी उठा ली। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी हम फॉलो करते हैं। हमारे पास कुछ प्रिंसिपल है कैपिटलिज्म के, और कुछ प्रिंसिपल है हमारे पास सोशलिज्म के। यानी हमारी कंट्री में ओनरशिप कैपिटलिज्म की भी है, यानी ओनरशिप जो है वो स्टेट के पास भी है, और ओनरशिप जो है प्राइवेट मेंबर के पास भी है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हमने क्या अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं। नीदर वी फॉलो द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नॉर वी फॉलो सोशलिस्ट इकोनॉमी।
What we follow mixed economy. Both the principles are got amalgamated at that point of time when we adopted this particular mixed economy system. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। ठीक है, चलिए मिक्स इकोनॉमी में दोनों जो प्राइवेट ओनरशिप और जो पब्लिक ओनरशिप होते हैं ना, वो दोनों साथ साथ काम करते हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पीपीपी। ठीक है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज चलती है। आज आप देख सकते हैं कि काफी सारे जो पीएसयूज हैं, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो पीएसयूज हैं, पब्लिक के हैं, गवर्नमेंट के पास है, और काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनी भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर के पास है, यानी प्राइवेट मेंबर्स के पास है, जैसे कि अडानी जी, गौतम अडानी। ठीक है, और हमारे जो अंबानी हैं, अंबानी साहब। ठीक है, और अडानी साहब हो गए, और काफी सारे हैं, मित्तल वगैरह। ये प्राइवेट पार्टनरशिप भी है, यानी प्राइवेट ओनरशिप भी और पब्लिक ओनरशिप भी है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझने में, इकोनॉमी का मतलब यही होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे आपकी बुक के चैप्टर की तरफ। ना, India is a distinct nation came into existence on 15th of August 1947 called the Independence Day, which marked the end of British rule. ये तो मैंने आपको बता ही दिया। After that, independent India has completed 66 years of self rule on 15th August 2013। यानी हमको 2013 में कितने दिन हो गए थे? 2023 में हमने सेलिब्रेट करा था 75 आई थिंक। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर 66 ईयर कंप्लीट हुए। अब यहाँ पर देखिए, हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यू विल बी नोइंग ईच एंड एवरी फैक्ट अबाउट इंडियन इकोनॉमी बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ चैप्टर्स इन योर बुक। ठीक है, आपकी बुक में काफी सारे चैप्टर हैं, एंड these chapters including this one will give you an insight about Indian economy, and you will be astonishing, you will be and you will feel enrichment. Okay, you will feel enrichment and enlightenment after knowing the fact about your Indian economy. Okay, so the thing is that you should focus, you should maintain your focus. ठीक है, your focus is really very necessary to get to inculcate these things particularly in your mind. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में, प्रॉब्लम्स क्या रही हैं। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर का रोल कितना महत्वपूर्ण है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और दूसरी चीज ग्रोथ और इंडस्ट्री, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री की इंडिया की ग्रोथ किस प्रकार रही, कैसे रहेगी अब आगे, वो भी सारी चीजें हम देखेंगे। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम यहाँ पर देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। चलिए, नाउ अगर हम फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो देखिए, सबसे पहला फीचर आता है कि यहाँ पर जो है इंडिया के पास लो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब कि जो एवरेज अमाउंट है एक पर्टिकुलर पर्सन कितना अर्न कर पाता है पर एनम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये लिखा पर कैपिटा इनकम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेशनल इनकम ओवर पॉपुलेशन। तो नेशनल इनकम में पूरी नेशन की उसको डिवाइड करते हैं, पूरी की जो पॉपुलेशन है उसमें कितने बटेंगे। ठीक है, जैसे कि इट गिव्स द आइडिया अबाउट एवरेज अर्निंग ऑफ इंडियन सिटीजन। ठीक है, इन अ ईयर, even though this may not reflect the actual earning of an individual, यानी एक इंडिविजुअल की जो एक्चुअल अर्निंग है उसको नहीं बता सकती, मगर हाँ एक रफ आइडिया दे सकती है कि हाँ एक पर्टिकुलर इंडियन जो है, जो इंडियन टेरिटरी में रह रहा है, वो कमा कितना रहा है, एक साल में उसकी जो कमाई है वो कितनी हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज बताती है ये चीज। अब देखिए 2012-2013 में जो इंडिया की जो मतलब पर कैपिटा इनकम रही है ना, एक सद की जो इनकम रही है वो कितनी रही है, 39,168 रुपए। यानी अगर हम बात करें महीने की तो 3,264 रुपए, 3,264। ठीक है, 64 पर मंथ अर्निंग रही है पर्टिकुलर मैन की, पर्टिकुलर जो इंसान है कमाने वाला। ठीक है, उसकी एवरेज बता रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम नेशनल सैंपल सर्वे एनएसओ की बात करें, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, स्टैटिस्टिकल ठीक है ऑफिस की बात करें, तो अभी हाल फिलहाल में जो स्टडी की आई है सामने, उसमें दिखाया जा रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ भाई, 98,000 जो रुपीज है, इतनी पर कैपिटा इनकम है अभी भी। ठीक है, अभी है इतनी पर कैपिटा इनकम है, यानी हम 2000 या कुछ समथिंग अराउंड लगा सकते हैं कि डॉलर के अराउंड इतनी जो ना इनकम है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम एवरेज की, ईयर की। ठीक है, ईयर की बता रहा हूँ मैं, ईयर की, एक साल की। ठीक है, चले आगे चलिए। अब मगर वहीं पर अगर हम इसी पर कैपिटा इनकम को जो दूसरे जो स्टेट्स हैं जैसे कि यूएसए वगैरह और अदर कंट्रीज उनके साथ कंपेयर करें, तो वी फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग वेरी एस्टोनिशिंग और समथिंग वेरी शॉकिंग
कि जो यूएसए है उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 15 टाइम्स मोर देन दी इंडिया है, ठीक है, मोर देन इंडिया, ठीक है, यानी 15 टाइम्स अगर मैं बात करूं 85,000 सॉरी जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है पर मंथ की यूएसए में वो है $7,300, $7,300 यानी अराउंड 61 लाख, ठीक है, ठीक है, 6 लाख अराउंड, ओके, यानी पर मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इनकी इनकम बैठेगी वो 6 लाख के अराउंड बैठेगी। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना जो है इंक्रीमेंट है, कितना डिफरेंस है इंडिया के पर कैपिटा इनकम में और यूएसए के में। और एनुअल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अराउंड 85,300 के अराउंड, ठीक है। अब लगा सकते हो आप हिसाब किताब कैसे लगता है, ठीक है। अभी जो डॉलर की कीमत चल रही है 83 रुपीज चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर जो आता है इंडियन इकोनॉमी का वो आता है हैवी पॉपुलेशन प्रेशर। नाउ यू नो वेरी वेल कि भाई साहब हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड है। वी कम ऑन सेकंड नंबर आफ्टर चाइना, ठीक है, हम दूसरे नंबर पर आते हैं चाइना के बाद, ठीक है। चाइना वर्ल्ड में लीडिंग कंट्री है पॉपुलेशन के संदर्भ में, बट हाँ चाइना में जो है ना रूल्स फॉलो हो सकते हैं। कैन वी फॉलो रूल इन इंडिया? नहीं, वी कैन, वी विल सी अगर एक भी रूल इस चीज के अगेंस्ट आता है ना कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, वी विल सी लॉट्स ऑफ एजिटेशंस एंड ऑल इन द कंट्री, इन द पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये चीज क्यों ऐसा इसलिए होता है कि वी डोंट वांट गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन आवर पर्सनल मैटर्स, मगर हाँ इतने रिसोर्सेस हैं इंडिया के पास जो इन सारी चीजों के साथ टैकल कर लेंगे। देखिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा ये है, कह सकते हैं कि मेजर हर्डल है इंडिया के सामने। अगर उसकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं अगर वो बीच में कहीं ना कहीं रुक रही है तो, ठीक है, अगर वो आगे नहीं बढ़ रही तो पॉपुलेशन प्रेशर का जो है ना, पॉपुलेशन जो प्रेशर क्रिएट करती है रिसोर्सेज के ऊपर वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो डेथ रेट वो डिक्लाइन हो चुका है, बर्थ रेट इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। क्यों? 1947 में 1947 में there was huge क्या हो रहा था वहां पर? बहुत सारी चीजें जो है ना उथल पुथल थी। दे वर नॉट हैविंग सिक्योरिटी ऑफ फूड, ठीक है, पीपल वर नॉट हैविंग 2 टाइम्स फूड इन अ डे, ठीक है। तो यहाँ पर वहां पर क्या हुआ करता था कि जो चीजें थी बहुत ज्यादा डिसमल थी, निराशाजनक हुआ करती थी, ठीक है। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे उस समय पर जो है क्या आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, देन बी इम्प्लीमेंटेड ग्रीन रेवोल्यूशन, देन इंडिया मेट द डिमांड्स ऑफ द पीपल, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो है ना हेल्थ में भी सुधार हुआ, तो उसके बाद धीरे धीरे चीजें जो है ना मुकम्मल होने लगी, अच्छी होने लगी, बढ़िया होने लगी। तो जो डेथ रेट था यानी हेल्थ सेक्टर में भी कहीं ना कहीं जो है इंडिया ने काम करना चालू कर दिया, ठीक है, फूड सिक्योरिटी होने के बाद में, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जो बर्थ रेट थी वो तो जियो के त्यों रही, बर्थ रेट तो और इंक्रीज हो गई, ठीक है, मगर डेथ रेट जो थी ना वो और डिक्रीज हो गई। डेथ रेट डिक्रीज होने का मतलब ये है कि भाई साहब कि हाँ आपका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो सही है, ठीक है, वो सही है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बट हाँ जब बर्थ रेट कंट्रोल नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पीपल मर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब पॉपुलेशन और बढ़ रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो दैट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ प्रेशर, ऑन व्हाट रिसोर्सेज जो कंट्री में अवेलेबल है उन पे कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब देखिए चेन्नई की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, पॉपुलेशन बहुत है, ठीक है, दे वर एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। अब वहां जो पानी निकाला जा रहा है ना तो ग्राउंड हैज बीन एग्जॉस्टेड, ठीक है। अब जो ग्राउंड है उसका जो पानी खत्म हो चुका है, नाउ दे आर स्ट्रगलिंग विद द वाटर, स्ट्रगलिंग टू हैव टम्बलर ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना हमें कहीं ना कहीं दिखाती हैं, शो करती हैं कि हाँ जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है काइंड ऑफ प्रेशर, काइंड ऑफ बर्डन क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है ओवरऑल उस पर इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, तो चले आगे। चलिए अभी यहाँ पर हैवी पॉपुलेशन प्रेशर हैज बिकम अ सोर्स ऑफ वरी फॉर इंडिया। इट हैज पुट it has put burden on the public exchequer to mobilize enough resources to provide public education, healthcare और infrastructure. Now you got it, मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है। जो मैं समझाना चाहता हूँ आप समझ गए, ठीक है, कि पहले क्या हुआ करता था, आज क्या हो रहा है, ठीक है, आगे क्या होगा, ठीक है। अगर पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं करा जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा चीजें जो ना और बद से बदतर हो सकती है,
ठीक है। तीसरा फीचर जो होता है हमारा डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग दैट earlier when there was a period, that is the ancient period was going on, ठीक है। At that point of time India was leading in the world, ठीक है। India was supplying an ample amount of resources or we can say food to the world economies, ठीक है। तो यहाँ पर जब इंडिया सप्लाई कर रहा था तो इंडिया वाज लीडिंग, इंडिया वाज कॉल्ड एज स्पैरो, ठीक है। इंडिया वाज कंसीडर्ड गोल्डन स्पैरो, ठीक है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा फ्लरिशिंग थी। लेटर ऑन ब्रिटिशर्स इन्वेडेड एंड दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर इंडिया, ठीक है, एंड दे started exploiting resources that were present in India, ठीक है, not in the respect of fossil fuel or coal and all, but they drained the wealth as well. Okay, so this is the very particular thing that you need to understand. Now, India was at that point of time an agrarian country, and India is still an agrarian country. ठीक है, तो आज भी इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है, ठीक है। अराउंड अराउंड अगर हम बात करें ऑल अराउंड कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो तकरीबन तकरीबन 58%। नाउ ये आंकड़ा थोड़ा नीचे आ चुका है, ठीक है, ये आंकड़ा नीचे आ चुका है। इट इज अराउंड 50 to 58, ठीक है, 50 to 60 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये 45 से 50 मान 45 से 55 मान सकते हैं, ये आंकड़ा इतना आ चुका है। मगर आज भी लार्ज चंक जो है ना इंडिया की पॉपुलेशन का वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है भाई साहब, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। जो लेबर होती है दे वर ऑलवेज इन द क्वेस्ट फॉर एन एम्प्लॉयमेंट, अ बेटर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एक बेटर एक अच्छे कामकाज की तलाश में रहते हैं वो। इफ दे फाइंड दैट इट इज गुड, इट इज वेरी गुड, ठीक है। अगर उनको नहीं मिलता है देन दे गो टू दियर विलेजेस एंड दे स्टार्ट फार्मिंग, ठीक है, वहां पर वो फार्मिंग करना चालू कर देते हैं, ठीक है। यही चीज आपको यहाँ पर समझनी है। मगर आज भी हमारे यहाँ पर जो सर्व, देखिए अब यहाँ पर आपको बता ही देते हैं, चलिए वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे जब हम इंडस्ट्रीज सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वी हैव डिवाइडेड, वी यूजुअली देयर आर 3 सेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। नाउ टर्शियरी, प्राइमरी सेक्टर जो है ना उसमें प्रोडक्शन होता है, नेचुरल प्रोडक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स, फॉर एग्जाम्पल लाइक एवरीथिंग विच इज बीइंग ग्रोन बाय द फार्मर्स, ठीक है। नाउ द सेकंड सेक्टर क्या होता है? सेकंड सेक्टर इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी। If an economy masters this sector, that economy will not face ever in the future, ever in the in their country, ठीक है, in their country, what kind of thing? Unemployment kind of thing. There will be huge growth, there will be huge development, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज है कि ये जो सेक्टर है इसलिए इस सेक्टर को एम्प्लॉयमेंट महत्वपूर्ण बोला जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं। when the farmers are producing they are sending their product, they are produced, ठीक है, फार्म प्रोड्यूस बोलते हैं उसे, टू द सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हियर व्हाट कम्स हियर, यहाँ पर जैसे कि फार्मर्स ने ग्रेन यानी गेहूं उगाए, गेहूं को यहाँ पर लेकर आए जाते हैं, ठीक है, लेकर आए जाते हैं, आटा बनता है, मैदा बनता है, ठीक है, और भी काफी सारी चीजें बनती हैं गेहूं से। फिर वो टर्सरी सेक्टर में जाते हैं, सर्विस सेक्टर में। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहाँ पर फार्मर्स आ गए, यहाँ पर टर्सरी सेक्टर में जैसे कि कॉल सेंटर वगैरह हो गए, ठीक है, जैसे कि कोई भी डिलीवरी वाले हो गए, ठीक है, जैसे कि कोई भी ई कॉमर्स कंपनी होगी, तो वो सर्विस सेक्टर में जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, ये सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। तो इन तीनों में बटी हुई है। अब ये वाला जो है ना बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। बट व्हाट हैपेंड कि हमने क्या करा था कि जब हमारी कंट्री आजाद हुई थी ना, देन वी डायरेक्टली जंप्ड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू द टर्शियरी सेक्टर। नाउ 1991 में क्या हुआ था कि वी ओपन आवर डोर्स, ठीक है, वी ओपन आवर डोर्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि हमने अपने जब डोर्स को ओपन करा तो हमने जो ना डायरेक्टली जो प्राइमरी सेक्टर से सीधा टर्शियरी सेक्टर पर छलांग मारी। वी नेग्लेक्टेड, वी डिड नॉट head towards this particular sector, that is the manufacturing sector, secondary sector की तरफ हमने बिल्कुल भी नहीं गए। That is why we did not see such kind of manufacturing industry, ठीक है, in India. But what we saw कि
जो एमएनसीज थी, मल्टीनेशनल कंपनीज, दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर हेडक्वार्टर, दे स्टार्टेड यू नो creating their base in our country. They starting outsourcing businesses from our country and they started giving employment to our population. ठीक है, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग तो स्टार्ट हुई नहीं, बट चाइना में मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता है। आई नो कि आपको नहीं पता होगा, बट हाँ देखिए, जब से जो एनडीए गवर्नमेंट आई है, दे हैव स्टार्टेड अ लॉट ऑफ स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स उनके द्वारा चलाई गई हैं, जस्ट टू प्रमोट सेकेंडरी सेक्टर, जस्ट टू क्रिएट का लॉट ऑफ जॉब्स फॉर द पीपल लिविंग इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हुई, ठीक है, बट चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाता है, बिकॉज दे दे यू नो they gave their focus, they put their all the energy on promoting this particular sector, on just to standardize their population standard। ठीक है, ये चीज उन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझी, तो ये सारी चीजें हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी चीजें हमारी कंट्री में आज मिसिंग है, बट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्टर एज वेल। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी टू से, इट इज वेरी रॉन्ग टू से कि हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। वी डू मैन्युफैक्चरिंग, बट कुछ ही प्रोडक्ट की होती है। ठीक है, अब भी हमारी जो आधे से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज चाइना हैज काइंड ऑफ कह सकते हैं हम, समुद्र है उसके पास, रिसोर्सेज का संसाधनों का समुद्र है उसके पास। ठीक है, वी आर इम्पोर्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, कह सकते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं उनको भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो काफी सारी चीजें, मतलब हम, अगर मैं ऑल इन ऑल बात करूँ तो हम वी आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन चाइना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है, हमारी कंट्री को एग्रेरियन इकोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, यही एक ऐसा सेक्टर है जो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। अगर हम इंडस्ट्री में बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, अदरवाइज कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, कोई और ऐसी एक इंडस्ट्री नहीं है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती हो इन पॉपुलेशन को। ठीक है, अब ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो होती है। ठीक है, बहुत लो होती है। पहले ये कि 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ था ना, तो वहां पर जो उस समय पर लैंड रिफॉर्म्स वे लेकर आ गए थे, बट लैंड रिफॉर्म जो है ना एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव वे में लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट नहीं हुए। अब हुआ क्या, जब लैंड रिफॉर्म्स, लैंड होल्डिंग जो है ना काफी सारे फार्मर्स के पास हुआ करती थी, एंड दे डिवाइडेड देयर लैंड एंड दे ट्रांसफर्ड देयर लैंड टू देयर रिलेटिव्स ओनली, दे डिड नॉट गिव टू द स्मॉल फार्मर्स द लैंड। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स को तो लैंड दी ही नहीं गई, तो इसीलिए लैंड होल्डिंग जो है ना स्मॉल फार्मर्स के पास बहुत छोटी छोटी है। व्हेन देयर वाज अ रूल ऑफ, देयर वाज अ वेरी प्रोमिनेंट लेडी इंदिरा गांधी। ठीक है, उस समय पर क्या हुआ करता था कि जो पीपल थे ना उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट करी गई, उस समय पर भी लैंड रिफॉर्म आते हैं, बट स्मॉल स्केल पर। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स की अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुए, तो इसलिए आज भी कुछ ऐसे जो फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास थोड़ी सी भी लैंड नहीं, तो वो जो ना फार्मर्स के लैंड पर जो ना लेबर का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। पहली चीज यही है कि जो प्रोडक्टिविटी अगर लेस है ना, वो इसीलिए है क्योंकि लो लैंड होल्डिंग। ठीक है, लेस लैंड होल्डिंग बोल सकते हैं हमसे। दूसरी ये है कि जो पर कैपिटल लैंड की अवेलेबिलिटी है ना, वो बहुत कम है पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चले आगे, चलिए अब यहाँ पर कुछ फार्मर्स तो ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी की, देखिए एग्रीकल्चर के जो मतलब हम बोल सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया, ग्रीन रेवोल्यूशन व्हेन इट वाज इंप्लीमेंटेड इन आवर कंट्री। ठीक है, वी स्टार्टेड क्रिएटिंग काइंड ऑफ होर्डिंग और वी कैन से ग्रैनरी जो बिल्डअप करनी स्टार्ट करते हैं, सो दैट की जो फूड सिक्योरिटी है उसको स्टेबल करा जा सके हमारी कंट्री में। ठीक है, देन वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ग्रेन एज वेल फ्रॉम द कंट्री टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो जो हमारे द्वारा मुहिम चालू करी गई ना, अब उसमें फार्मर्स को जो है बेनिफिट दिखने लगा। ठीक है, बेनिफिट दिखने लगा, तो बेनिफिट दिखते 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 क्या हुआ कि जो लैंड थी ना, लैंड थी उस पर जो ना काफी ज्यादा केमिकल्स का यूज भी हुआ और जो हाई यील्डिंग वैरायटी था उस पर भी यूज हुआ। अब कुछ लैंड तो आज बैरन पड़ी है, बंजर पड़ी है। ठीक है, उसका तो कोई यूज है ही नहीं। ठीक है, उसे बोलते हैं हम अनकल्टिवेबल लैंड। ठीक है, बैरन बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी चीज हो गई। अब वहां पर जो फार्मर्स थे ना, अब वो तो जो जिन्होंने
ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया था, जिनके पास लैंड थी वो तो भाई उनके दोबारा नहीं आ रहे होंगे, जो रह गए छोटे छोटे लोग वो तो रह गए भाई। ठीक है, अब जो पहले मुकम्मल हो चुके थे, पहले जिनकी जिनका डेवलपमेंट हो चुका था, उन्होंने टेक्नोलॉजीज भी इम्प्लीमेंट करनी चालू कर दी। मगर जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उनके पास तो छोटी छोटी लैंड होल्डिंग होगी, 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा ऐसे लैंड होल्डिंग होगी। तो भाई उनके लिए टेक्नोलॉजी कहाँ से आ जाएगी? आज तो आज के समय में फार्मर्स ऐसे भी हैं जिनके पास, जिनको कुछ नहीं पता, जिनको ये भी नहीं पता कि जो ई नैम क्या होता है, एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी उनको नहीं पता, ठीक है। अब दूसरी चीज उनको ये भी नहीं पता कि जो चीजें हैं वो कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, कि अगर कोई नया नया किसान बना है तो वो किसान केंद्र से एक ऐप है, तो वहां से इंफॉर्मेशन ले सकता है कि कौन सी किस प्रकार की जमीन है, किस कैसे नहीं है, लोन की अवेलेबिलिटी इनके पास नहीं है ताकि लैंड वगैरह ले सके। तो ये सारी चीजें एक तरीके से इनकी जो सिचुएशन है बहुत ही मीडियोकर है, साधारण है। अगर हम कंपेयर करें जो वेल ऑफ फार्मर्स है, ठीक है, अब मोस्टली जो पीपल है वो ट्रेन नहीं, ये मैंने आपको बता दिया, और वो एग्रीकल्चर में लगे, उनकी कोई साइड इनकम भी नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से जो एग्रीकल्चर है ना भाई, सपोर्ट तो कर रहा है बहुत सही, ठीक है, अभी भी 7-17%, अगर मैं अब की बात करूं तो 16 से 18% और 19% के बीच में ये कंट्रीब्यूट करता है जीटीबी में, ठीक है, यानी जीटीबी नहीं है, जीडीपी में, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नॉट जीटीबी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, पॉवर्टी इनइक्वालिटी, ये एक बहुत बढ़िया फीचर है, ठीक है। हमारी कंट्री ने पॉवर्टी का तो बहुत ज्यादा वो करा है, ठीक है, फेस करा है, ठीक है। आप देखिए जब क्या नाम है कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स लेकर आए जा रहे थे ना हमारी कंट्री में, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए, तो उस समय भी बंगाल में सूखा पड़ रहा था, ठीक, काफी सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर सूखा पड़ रहा था, खाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था। बट हाँ, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने काफी ज्यादा हेल्प करी है इंडिया की, जस्ट टू मीट द डिमांड ऑफ इंडियंस, ठीक है। तो यहाँ पर फिर भी फिर भी पॉवर्टी और इनइक्वालिटी है, क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास, देखिए यहाँ पर देखिए कि कहाँ गया वो रेसो, कहाँ गया रेसो, अ, देखिए 5% हाउस होल्ड कंट्रोल, 5% हाउस होल्ड कंट्रोल 38% टोटल वेल्थ इन इंडिया, और 60% ऐसे हाउस होल्ड है जो 13% वेल्थ है इंडिया की, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, हमारी कंट्री में गौतम अडानी और अंबानी जैसे लोग हैं, इतने अमीर अमीर लोग हैं, फिर भी हमारी कंट्री में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज भी भूखे मरते हैं, ठीक है, आज भी भूखे मरते हैं वो, ठीक है, उनके पास एक वक्त का खाना नहीं है खाने के लिए। अब देखिए, मान लीजिए, देखिए हम हमको जो है ना ईश्वर ने यहाँ पर भेजा, हमारी धरती पर भेजा, अल्लाह ने भेजा है, ईश्वर ने भेजा है, भगवान ने भेजा है, ठीक है। अब किसने भेजा है? एक दूसरे की मदद कर कर खाने के लिए, तो हम जीते हैं किसके लिए? खाने के लिए। कमाते किसके लिए? खाने के लिए, अपनी शौक मौज पूरे करने के लिए। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो ना, अगर हमारी जो स्टेज थी ना वो प्रिमिटिव ही रहती ना तो वो बहुत अच्छा था, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा डिवाइड क्रिएट कर दिया है, ठीक है। आज के समय में अडानी अडानी जैसे लोग जितने भी हैं, उनके पास वेल्थ बहुत है, मगर वो कर क्या रहे हैं? दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, in fulfilling the needs of basic people. They are not contributing in empowering people in India. They are not doing anything for the well-being of the people. ठीक है, they are not doing anything. You just mark my words. ठीक है, मेरे जो वर्ड्स हैं उनको एक बार ध्यान में रखो आप, कि अगर आपके पास 2 पैसे आ जाए, कि आप किसी को दोगे? नहीं दोगे। ये चीजें जो है हम अपने दिमाग में से निकालें, ठीक है। अगर हम जो है ना भला चाहते हैं दूसरों का, देखिए मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ, I have no monetary benefit from these videos, ठीक है, I have no monetary benefit, ठीक है, but then also I am working for you, because देखिए वो कहानी छोड़ दीजिए, ठीक है, बट हाँ ये चीजें ध्यान रखिए कि आपको जो ना दूसरों की हेल्प करने के लिए जो ना खुद भी खड़ा होना पड़ेगा और दूसरों की हेल्प करनी पड़ेगी, तभी आप, जब आप जाएंगे ना इस संसार में छोड़ने के बाद, तब आपको रियलाइज होगा कि व्हाट यू डिड इन योर एंटायर लाइफ, ठीक है। वो 4 सेकंड आपको पूरी पूरी लाइफ की जो स्टोरी है ना पिक्चर की तरह दिखा देंगे, कि देन यू विल रिग्रेट दैट मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, ठीक है। तो इसीलिए जो ना ऐसे इंसान मत बनिएगा, बिल्कुल भी, ठीक है। जो अपने अपना चाहते, देखिए अगर 4-5 हजार करोड़ आपकी जेब में आ भी जाए, मान लीजिए 20 हजार करोड़ आ जाए, क्या करोगे?
क्या करोगे आप? अगर लगातार भी उठाओगे ना, खर्च भी करोगे तो भी आप नहीं खर्च कर पाओगे। ठीक है, हम जिंदगी भर दौड़ते हैं जिंदगी जीने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे we end up in realizing that there is nothing in the world that we will be taking with us, nothing in the world except one thing, that is the peace, शांति। we require only peace in this world just to live। आपके मन में अशांति है, that is why you are running after the wealth, running after the each and everything, because जो हमारे जो philosophers हुआ करते थे ना, they were saying, मार्क्स यही कहते थे कि all the things are you know related to the material। ठीक है, if you run after the material then you will be lost in the world। ठीक है, you will be losing each and everything। चलिए यहीं पर बातें खत्म करते हैं। पोवर्टी इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है आज के समय में। ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, देन यू विल बी गेटिंग अ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस और काइंड ऑफ ग्लिम्स फ्रॉम दिस एज वेल। ठीक है, देखिए मैं समझा रहा हूँ, बट हाँ अगर आप जब तक खुद नहीं पढ़ोगे ना, देर इज नो नो यू नो बेनिफिट फ्रॉम दिस। ठीक है, देखिए पॉवर्टी गोज विद इनइक्वालिटी। गांधी जी ने यही कही थी कि यही कहा था कि जो पॉवर्टी है ना, वो ही कहीं ना कहीं जो दंगे फसाद है ना, वायलेंस को जन्म देती है। ठीक है, गरीबी। ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा चीजें आपको यहाँ पर समझनी होंगी। ये चीजें जब आंकड़े आप ये पढ़ोगे ना, आगे पढ़ोगे, देन यू विल बी रियलाइजिंग दैट दिस काइंड ऑफ वल्गर थिंग्स आर गोइंग ऑन हियर इन दिस आवर कंट्री, जिसे हम बोलते हैं भारत माता। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आप सोचो। ठीक है, जो पॉवर्टी का अनदर इशू है ना, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट द गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट डूइंग एनीथिंग? नो, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, I have seen so many people by saying that we do not have kind of skills that are really required for a particular employment, but अंडानी जैसे जो लोग हैं, और गौतम अंबानी जी ने तो खैर काफी सारे स्टोर खोल रखे हैं, उनकी तो क्या ही बात है। ठीक है, अब जो बड़ी बड़ी जो कंपनी भी है ना, उनके पास भी कम से कम 5,000 लोग काम कर रहे हैं, 2,000 लोग काम। वेल्थ कितनी है इनकी? लाखों करोड़ों में वेल्थ। ठीक है, अडानी जो आदमी थे, वो कहीं ना कहीं जो है ना, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पहुंचे थे वर्ल्ड में रिचेस्ट पीपल। ठीक है, अब ये रिचेस्ट पीपल इतने जल्दी कहाँ से पहुंच गए, ये समझ में नहीं आता। और इनके जो फर्म है उनमें 22-23 हजार लोग काम करते हैं, मगर इनकी फर्म तो बहुत बड़ी है ना, उसमें तकरीबन तकरीबन 1.5-2 लाख या 1-2 करोड़ तो काम करने चाहिए, तब तो हम मानेंगे हाँ ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलिए खैर, कोई बात नहीं। ठीक है, अब लेबर फोर्स क्या है? लेबर फोर्स का मतलब यही होता है कि ऐसे कुछ लोग जो काम करने के लिए तैयार हैं, मगर उनके पास काम नहीं है। ठीक है, चलिए, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। ठीक है, उस समय पर हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन नहीं था। ठीक है, हमारे देश में काफी सारी जो मतलब 5 प्लान इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, उसमें जो सबसे पहला था वो एग्रीकल्चर था, दूसरा फिर इंडस्ट्री वगैरह। ठीक है, वो आप आगे पढ़ेंगे बुक में। ठीक है, और ऐसे काफी सारे 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस हुए। वी अडॉप्टेड दिस काइंड ऑफ 5 ईयर प्लान सिस्टम फ्रॉम यूएसएसआर, अर्स्टवाइल यूएसएसआर, बट प्रेजेंट डे उसको रसिया बोला जाता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, वहां से स्टालिन ने इंट्रोड्यूस करे थे 5 ईयर प्लान। ठीक है, जस्ट टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रसिया। ठीक है, अर्स्टवाइल यूएसएसआर, पहले का यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत यूनियन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से हमने 5 ईयर उठाए, 5 ईयर प्लान उठाए। अब हमने भी इम्प्लीमेंट करने चालू कर दिए। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने चालू करें, जस्ट हमने जो ना एक चीज कहीं ना कहीं मिस करी थी, प्राइमरी सेक्टर की जो मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन होती है ना, वो मिस करी थी। ठीक है, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी, उसमें जो है जापान ने भी कहीं ना कहीं प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करा था, बट वट वी डिड नथिंग इन रिगार्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मुझे रिग्रेट फील होता है सारी चीजों के लिए। आई नो दैट आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, माय हैंड वाज नोवेयर देयर। ठीक है, बट हाँ फिर भी कुछ ना कुछ तो हो सकता था। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो हाई हाई रेट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है हमारे कंट्री में, बट हाँ इस समय पर फोकस किया जा रहा है, जैसे कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। ठीक है, डिजिटल इंडिया, बहुत सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं जस्ट टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड it is very definite that a time will come in the future that we will be flourishing, we will be a developed economy। ठीक है, just like others। ठीक है, तो धीरे धीरे आजाद होने के बाद हमारी कंट्री में धीरे धीरे जो कैपिटल
फॉर्मेशन था वो भी स्टार्ट हो गया। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कैपिटल फॉर्मेशन, रोड बनाने, बड़ी बड़ी मशीनें लाने, ठीक है। जब एग्रेरियन ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो उस समय पर हाई यील्डिंग वैरायटी जब प्रोडक्शन ज्यादा हो चुका था तो उनके लिए मशीन बनने लगी थी, ट्रैक्टर वगैरह आने लगे थे। तो ये सारी कैपिटल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन में यही होता है, जैसे कि पीएसयू बनाना, ठीक है, जैसे कि एनपीसीआई है, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे एसबीआई है, ये कहीं ना कहीं कैपिटल ही तो है हमारे इंडिया में, ठीक है। जितने भी रोड है, ये जितने भी नेशनल हाईवे, कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ही है पूरा का पूरा, इसी को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कहीं ना कहीं बाद में जाकर हमको रिटर्न दे, ठीक है। चले आगे, चलिए बाकी लिखा भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, लैंड हो गया, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, सेविंग्स एंड ऑल, ठीक है। चलिए अब प्लान इकोनॉमी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्लान इकोनॉमी हमने अडॉप्ट करी थी कहाँ से, रशिया से अडॉप्ट करी थी, और वी स्टार्टेड टू अबाउट आवर इकोनॉमी। तो these all were the features of Indian economy and you got to know each and everything about features of Indian economy, but there are so many things which are remain which are really need to be understood, ठीक है। but for this you need to be stay tuned with me, ठीक है। I'll be uploading each and every chapter's video and you just need to like if you really like the video, ठीक है, like the video, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिए सो दैट दे आल्सो गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। तो चलिए मुलाकात होती है आपसे एक और नई वीडियो में, एक और नई के साथ, ठीक है, जिसमें हम थोड़ा सा और अपनी इकोनॉमी की बुक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा ले लेता हूँ, ठीक है। फिर मिलेंगे आप लोगों से, मगर चैनल को सब्सक्राइब तो भी कर दीजिएगा अगर आपने देखी है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए मैं आपसे लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।